दरअसल ये है कि ये जो अनसर्टनिटी एक लिहाज से पैदा हो गई है कि हुकूमत की नौयत क्या होगी, कोएलिशन में कौन कौन होंगे और किस तरह से इंतजामात किए जाएंगे काबीना में शमूलियत के लिहाज से वगैरह। तो ये फिच ने पाकिस्तान की मौजूदा गैर यकीनी सियासी हालात को IMF प्रोग्राम के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान के लिए IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मार्च में खत्म होगा। इलेक्शन के हतमी नतीजे आने के बाद एक तरफ जहां हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में हलचल उरूज पर है, तो वहीं हर गुजरते दिन के साथ IMF के मौजूदा प्रोग्राम की मुद्दत भी खत्म हो रही है। लेकिन अभी तक इस मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलना बाकी है कराने पे। लेकिन जो जमहूरी ममालिक हैं उन्होंने किसी ने इसको सराहा नहीं है। तो अब ये इन मसाइल के होते हुए हमें फिर आगे IMF से पैसे भी लेने, इस बकिया रकम को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को जल्द IMF को इंगेज करना होगा, अपनी अब तक की कारकर्दगी उसे दिखानी होगी, जिसके बाद IMF का बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी देगा। लेकिन ये सब करने के लिए पाकिस्तान के पास वक्त इंतहाई कम रह गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह नजर आ रहा है और अगर पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम भी पूरा नहीं करता तो नई आने वाली हुकूमत पर पहले ही डिफॉल्ट की तलवार लटकना शुरू हो जाएगी। इन सब खदशात का इजहार आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी आज जारी होने वाली नई रिपोर्ट में किया है, जिसमें पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम के मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल पर असरात की भी निशानदेही की गई है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इलेक्शन का नतीजा, जिससे मुस्तकबिल करीब में सियासी गैर यकीनी बरकरार रहेगी, वो मार्च में खत्म होने वाले स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की कामयाब तकमील के लिए IMF के साथ मुआहिदों में पेचीदगी पैदा कर सकता है। पाकिस्तान की क्रेडिट प्रोफाइल के लिए नया मुआहिदा कलीदी हैसियत रखता है और हम तवक्को करते हैं कि वो जल्द ही चंद माह में हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन तवील मुज़ाकरात या नया मुआहिदा तय न होने की सूरत में पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग के खदशात बढ़ सकते हैं, जिससे डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़ सकता है। फिच के मुताबिक हालिया महीनों में पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग में बेहतरी आई है। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 फरवरी को पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब थे, जबकि 3 फरवरी 2023 को यही ज़र मुबादला के ज़खायर $2.9 अरब पर थे। बहरहाल ये अभी भी पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरत से कम है, जिसके बारे में हमारी तवक्को है कि उन्होंने पहले भी जब कर्जा की एग्रीमेंट किया था तो PTI से भी मुशावरत की थी। तो क्या इन हालात में जो आलमी रेटिंग एजेंसी फिच है उसकी रिपोर्ट भी आई है, वो भी यही कह रही है कि बेयकीनी की फ़ज़ा है और तहरीक इंसाफ जो है उसको कॉर्नर करने से वो बदएतमादी और आवाम में वो बेइत्मीनानी बढ़ेगी। तो अब देखना ये है कि क्या PTI को किस तरह से सिस्टम में मेन स्ट्रीम में किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, उसकी क्या वो दूसरी अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं तो क्या वो पार्लियामान में किरदार अदा करते हैं या वो स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट भी जारी रखते हैं। तो एक मुश्किल सूरत हाल का मुल्क को सामना है। पाकिस्तान में जमहूरियत का म्यार क्यों गिर रहा है? क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की गुज़श्ता साल की रैंकिंग में 11 दर्जे तनज़ली के बाद अक़वाम आलम में 118वें नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। देखिए म्यार तो पहले भी गिरा ही हुआ था, मज़ीद गिर गया। मतलब कभी भी हमारे यहाँ कोई खालिस जमहूरियत तो नहीं रही, एक नीम जमहूरी सा माशरा है पाकिस्तान का। और कई दफ़ा फ़ौजी अदवार रहे, अयूब ख़ान का, जनरल ज़िया का, याहिया ख़ान का और फिर जनरल मुशर्रफ का। और फिर जो सो कॉल्ड जमहूरी अदवार थे वो भी नीम जमहूरी हाइब्रिड किस्म के अदवार थे। तो एक तो ये कि पाकिस्तान का जो माशरा है एक पसमानदा माशरा था, ट्राइबल फ्यूडल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कल्चरली बैकवर्ड थे। तो एक जमहूरियत तो ऐसे माशरे में होती है जहाँ लिटरेसी ज़्यादा हो, फंक्शनल लिटरेसी ज़्यादा हो, मिडिल क्लास का साइज़ बड़ा हो, तो उसको एक सपोर्ट बेस चाहिए जो डेमोक्रेसी को सस्टेन कर सके। हमारे यहाँ अब मिडिल क्लास तो बन गई है और लिटरेसी भी बढ़ गई है, इसलिए लोगों की शमूलियत भी ज़्यादा। आपने देखा ना इस इलेक्शन में कितने जोशो खरोश से लोगों ने हिस्सा लिया और लंबी लाइनें लगी हुई थी। अगर वक्त बढ़ा दिया जाता तो शायद टर्न आउट और भी ज़्यादा हो जाता। तो कोई मायूसी की बात नहीं है। पाकिस्तान जो हर कौम एक नई कौम है, 70-75 साल हमें हुए हैं। दुनिया की कौमें तो कई 100 साल पुरानी हैं, तुर्की, इंडिया और चीन, ये तो पुरानी तहजीबें हैं ना। हमारी निस्बतन एक नई कौम है, हम अपनी गलतियां कर रहे हैं और इवॉल्व इर्तका कर रहे हैं। एक तरह से अनसर्टनिटी बढ़ गई है। इसके नतीजे में आपने देखा हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। रोज़ाना तकरीबन 1000 पॉइंट गिरना शुरू हो चुके हैं और ख़तरा ये भी है कि आने वाले दिनों में रुपए की कदर पे भी कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ सकता है।
अच्छा, अब देखिए बात यह है कि मार्च के तकरीबन 15 तारीख तक IMF पाकिस्तान पहुंचेगा, ताकि वो जो इस वक्त हमारी फैसिलिटी है स्टैंड बाय फैसिलिटी, उसका आखिरी यानी कि सेकंड रिव्यू करने के लिए वो आएंगे। और उस वक्त एक ऐसी हुकूमत मौजूद होनी चाहिए जिसको पूरा अंदाज़ा हुआ हो कि पिछले साल दिसंबर तक क्या क्या हुआ, कौन से इक़दामात लिए गए, इस तरह से टारगेट्स जो थे जो दिए गए वो हमने मीट किए हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। तो बातचीत में ये फिर तय होगा कि पाकिस्तान ने सेकंड रिव्यू सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया है, तो फिर यकीनन उससे मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ पैसे भी मिलेंगे। मगर उसके बाद में सवाल ये पैदा होता है कि आपके रिजर्व्स जो हैं वो मुश्किल से 8 अरब डॉलर तक पहुंचे हुए हैं, और वो तकरीबन सिर्फ 1.5 महीने आपके दरामदात को सब्सिडाइज यानी कि फाइनेंस कर सकते हैं। तो इसलिए सेफ लेवल जो है वो 3 महीने का है। तो इसलिए आपको रिजर्व्स बढ़ाना ज़रूरी है। अगर रिजर्व्स आपके तो इससे ज़्यादा गिरना शुरू हो गए तो रुपए पर वही होगा जो आपने देखा था 22 के साल में, जब बुरी तरह से रुपए की कदर में कमी आई थी। ठीक है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि ये हुकूमत जो आती है, इनकी काबीना कैसी बनती है, किस तरह की इकोनॉमिक टीम आती है और किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। आपकी वजह से रिजर्व्स के हवाले से आपने जो बात की, तो ये इसके लिए फिर फौरी तौर पे इकदाम क्या उठाने होंगे? आसान अल्फाज में ज़रा नाज़रीन को समझाइएगा कि आने वाली हुकूमत ऐसा क्या करे कि ये जो सूरत हाल है रिजर्व बढ़ाने वाली, खासतौर अगर मैं बात करूं तो ये बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे। देखिए, एक तरह से कुछ जादू की छड़ी का भी जिक्र होता रहा है, और वो ये है कि हमारा जो एक नया इदारा है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी जो SIFC जो है, उन्होंने ये कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और इस पैमाने पे आए कि 70 अरब डॉलर अगले 3 साल में आ जाएं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन आपके रिजर्व्स में नुमाया तौर पर इजाफा होगा। ठीक है। मगर अभी तक कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिला। अलबत्ता जो मेरे ख्याल से जो मुनासिब इक़दामात आपको लेने पड़ेंगे, बाहर से पैसा आए या ना आए, सबसे पहले देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे जो बरामदात एक्सपोर्ट्स हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। बिजली के निर्खें और आपके गैस के निर्खों में जो नुमाया तौर पर बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है। हमारी कंपेटिटिवनेस बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। एक तरफ कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपने रुपए को आर्टिफिशियली स्ट्रेंथन करके रखा हुआ है। तो नतीजा ये कि एक्सपोर्टर्स बुरी तरह से स्क्वीज हो रहे हैं, और आने वाले हफ्तों महीनों में आप देखेंगे खुदा न खास्ता कि हमारे बरामदात गिरना शुरू हो जाएंगे। इस पॉलिसी को बिल्कुल फंडामेंटली बदलना है। और एक्सपोर्ट्स आपका जैसे कहते हैं ना बदन का खून है, लॉन्ग रन में यही आपको निकालेंगे। दूसरी तरफ इंपोर्ट्स में आपने इस वक्त फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं स्टेट बैंक ने, वो भी नामुनासिब पॉलिसी है। ठीक। और आपको एक्सचेंज रेट